नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे यूक्रेन के युद्ध की हालातों से। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अब रूस से युद्ध को समाप्त करने के लिए एक बार फिर से बातचीत करने की अपील की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन शांति के लिए अपने किसी भी क्षेत्र को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होगा। बता दें कि जेलेंस्की राष्ट्र के नाम शुक्रवार रात अपने एक वीडियो संबोधन में रूसी जनरल स्टाफ के उप प्रमुख कर्नल जनरल सर्गेई को उन्होंने जवाब देते हुए दिखाया है। और इसके साथ ही रुडस्कोई ने कहा था कि रूसी सेना अब मुख्य लक्ष्य डोनबास की मुक्ति है, इसी पर केंद्रित रहेगी। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि रूस समर्थित अलगाववादियों का 2014 से पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के हिस्से पर नियंत्रण है और रूसी सेना यूक्रेन से और अधिक क्षेत्र को नियंत्रण में रखने के लिए जूझ रही है। इसमें से मारियोपोल शहर भी एक शामिल है, जहां पर हाल ही में जेलेंस्की ने उल्लेख कर बताया था कि रूसी सेना ने हजारों सैनिकों को खो दिया है, लेकिन अब भी वो कीव या खार्किव पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। तो वहीं यूक्रेन रूस के बीच लगभग एक महीने से युद्ध चल रहा है और इसी जंग में हजारों लोगों की जान अब तक जा चुकी है, जबकि लाखों लोग देश छोड़कर पड़ोसी देशों में पलायन कर गए। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन के लगभग सभी बड़े शहरों को बर्बाद कर चुका है, तो वहीं लगातार हमलों के बाद भी यूक्रेन या रूस में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि इस बीच वेस्टर्न अधिकारियों का यह दावा है कि जंग लड़ रहे रूसी कर्नल को रूसी सैनिकों ने ही टैंक से कुचलकर मार दिया है। दरअसल ये कर्नल यूक्रेन में सेना की एक टुकड़ी को लीड कर रहे थे। तो वहीं इनकी मौत के बाद से अब रूसी सेना को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। पश्चिमी अधिकारियों की माने तो रूसी सेना ने 37वीं मोटर राइफल ब्रिगेड के कमांडर यूरी मेदवेव को जानबूझकर निशाना बनाया था, क्योंकि उनकी कैबिनेट और यूनिट में हताहतों की संख्या पर गुस्सा था। और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को चीन और भारत को सीमा मुद्दे पर अपने मतभेदों को द्विपक्षीय संबंधों में यथोचित स्थान पर रखने का सुझाव देते हुए कहा है कि दोनों देशों के संबंध सही दिशा में बने रहने चाहिए। बता दें कि वांग ने शुक्रवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बातचीत की है। वांग ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 3 सूत्री दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा। सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार आपको बता दें कि खबर के अनुसार ये पहला दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों को दीर्घकालिक दृष्टि से देखना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि एक दूसरे की उन्नति को सकारात्मक मानसिकता के साथ देखने की जरूरत है। तीसरा, कि दोनों देशों को सहयोग के रवैये के साथ बहुपक्षीय प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। खबर के अनुसार चीनी मंत्री ने यह भी कहा है कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को द्विपक्षीय संबंधों में उचित स्थान पर रखना चाहिए। चीन और भारत के संबंधों की सही दिशा में बने रहना जरूरी है। और वांग राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भारत चीन सीमा पर वार्ता के लिए चीन के विशेष प्रतिनिधि भी हैं। तो वहीं देश में पिछले 5 दिनों के अंदर आज चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत 80 पैसे महंगी हो चुकी है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने ईंधन की कीमतें बढ़ने के पीछे क्या कुछ कारण बताए, वो आपको बताते चलें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने आइडियाज ऑफ इंडिया सम्मेलन में कहा कि न्यू इंडिया न्यू मैनिफेस्टो, सबका साथ सबका विकास। और उन्होंने बताया कि भारत में 80% तेल आयात किया जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि हम 2004 से भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रहे हैं, जिसके साथ ही हम स्वदेशी ऊर्जा उत्पादन क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए अपना खुद का ईंधन बनाने की जरूरत है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब कंपनियों के खिलाफ एक सख्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को ही विधानसभा में बजट सत्र के समापन पर बोलते हुए कंपनियों पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि इन कंपनियों के पास 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया हैं, जिसका जल्द ही भुगतान नहीं हुआ तो राज्य से कोयला बाहर नहीं जाने देंगे, सभी साइट पर ताला लगा देंगे। और उन्होंने केंद्र सरकार पर भी खूब हमला बोला। बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि डीवीसी के बहाने केंद्र सरकार ने आरबीआई के राज्य कंसोलिडेट फंड से 3000 करोड़ काट लिए हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि कोल कंपनियों के पास राज्य के 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया हैं और वो हम लेकर रहेंगे। ये राज्य का अधिकार है और अगर हमें ये नहीं दिया गया तो छीन लेंगे। हम बिना भुगतान राज्य से एक भी खनिज संपदा को नहीं जाने देंगे। सभी कंपनियां इसका राज्य का जल्द ही भुगतान करें। ऐसा नहीं होने पर हम साइट्स पर ताला लगा देंगे। और इसी बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस संगठन में बड़े स्तर पर सर्जरी की तैयारी चल रही है। अगले 15 दिन के अंदर बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। बताते चलें आपको कि इसके तहत अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में नए पीसीसी चीफ बनाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ राज्यों में महासचिवों और सचिवों की छुट्टी भी हो सकती है। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनावों की लिस्ट में शामिल हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत तमाम अन्य राज्यों में संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस आलाकमान के स्तर पर नई रणनीति पर काम चल रहा है। इसमें मुख्य रूप से हर राज्य में संगठन के भीतर नेताओं के आपसी टकराव को खत्म करने पर फोकस किया गया है। बता दें कि पंजाब और उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह संगठन के भीतर आपसी टकराव को ही माना जा रहा है। चुनावी राज्यों में वो वाकई दोबारा न हो, इसके लिए पार्टी के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश जारी है। और खबर औरैया से है, जहां औरैया फफूंद की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन 25 मार्च 2022 से 1 अप्रैल 2022 तक सराय बिहारी दास सरैया में किया जाना है। वहीं इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व चेयरमैन फफूंद मुकेश भारतीय द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि दीप जलाकर और अपने संबोधन में कहा कि पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त छात्र छात्राओं में व्यवहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। ऐसे कार्यक्रमों में छात्रों को प्रतिभा निखर कर आती है और कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर अनूप कुमार ने विशेष कैंप के बारे में सभी को आवश्यक जानकारी दी। इस कार्यक्रम में समन्वयक इंद्रपाल जी ने भी बच्चों को 7 दिन होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी और इसी के साथ ही महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और इस मौके पर संतोष राय, वेद प्रकाश राजपूत, प्रदीप राजपूत, संतोष कुमारी नेहा, सौरभ तिवारी जैसे लोग भी शामिल रहे। और अयोध्या से एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रुक रहे हैं एक बड़ी खबर के लिए जो कि अयोध्या से सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि एक प्राइवेट बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बड़ी खबर अयोध्या से इस वक्त ही एक बड़ी दुर्घटना यहां पर हो गई है, जहां पर एक प्राइवेट बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। योगी के शपथ ग्रहण समारोह से लौट रही थी ये बस और जानवर के टकराकर ये प्राइवेट बस पलट गई है। 15 लोगों को मामूली चोट आई, जबकि 23 लोग इस बस में सवार बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिला अस्पताल उन घायलों को रेफर कर दिया गया है। NH 27 पर यह हादसा हुआ। लखनऊ से जनपद महाराजगंज जा रही थी ये बस। बता दें आपको कि कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम मंत्रीगण ने शपथ ग्रहण की और इसी समारोह में जा रहे थे ये और इसी के बाद यहां से वापस लौट रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और इस बस में 23 लोग सवार बताए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 27 की यह घटना है, जहां पर एक जानवर से टकराने के कारण यह बस अनियंत्रित होकर पलट गई और लखनऊ से जनपद के महाराजगंज जा रही थी यह बस जब यह हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि इसमें 23 लोग सवार थे। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर यह बता रहे हैं आपको, जहां पर भारी संख्या में लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। प्राइवेट बस थी जिसके तहत वो आ रहे थे और रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि फतेहपुर से सामने आ रही है। फतेहपुर के बंदगी कस्बे के पास ही फरीदपुर मोड़ के पास शनिवार की सुबह पुलिस ने कबाड़ की दुकान में छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 बाइक बिना इंजन और 2 ट्रैक्टर इंजन, 1 टवेरा गाड़ी और इंजन और 4 गियर बॉक्स, 1 बोलेरो गाड़ी, 1 मारुति सुजुकी ओमिनी डिग्गी का पल्ला समेत कई भारी मात्रा में कबाड़ बरामद किया। साथ ही आरोपी मीनू लोहारी को महाजनी गली से गिरफ्तार किया गया है और साथ ही इस छापेमारी की कार्रवाई में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रविंद्र श्रीवास्तव, सीनियर सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिपाही, अजय यादव सिपाही, इंद्रवीर कुमार मुख्य आरक्षी, शहनवाज हुसैन और मुख्य आरक्षी गौतम यादव के अलावा सिपाही आशीष यादव
मौजूद रहे। इस मामले में सीनियर सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार के अनुसार बिना लाइसेंस के कबाड़ की दुकान चलाई जा रही थी, चोरी से गाड़ियों को खरीदा बेचा जा रहा था और इस आरोप में कार्रवाई की गई है। और मथुरा में शुक्रवार को टाउनशिप स्थित एक कामधेनु प्लाजा पर मेटी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों ने उपचार के लिए डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श लिया। और शिविर के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर आरपी सैनी ने बताया है कि जनपद मथुरा में अब तक 20 से अधिक कैंप लगाए जा चुके हैं। आज भी निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों को होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताना और उनका उपचार करना है। साथ ही जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना भी उन्हीं में से एक। लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए, और ये जो शिविर है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का शिविर है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लोग कम जानते हैं, अवेयरनेस नहीं है इसके प्रति लोगों को। तो एक तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में लोग जाने, इसके क्या क्या लाभ हैं, एलोपैथी से कैसे ये डिफरेंट है। तो एक मेन उद्देश्य यही था कि लोग इस पैथी को जाने और इससे लाभ उठाएं। रायबरेली में निफ्ट में क्राफ्ट मेला लगाया गया है और यहां पर उत्तर प्रदेश के पारंपरिक शिल्पकारों ने अपने उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई है। बता दें कि इनमें महोबा के सजा स्टोन की ज्वेलरी और वाराणसी के कष्टकला उत्पाद, प्रयागराज के मूंज से बने उत्पाद और बनारस के बनारसी साड़ियों के अलावा आजमगढ़ से आए मिट्टी के बर्तन बनाने वाले शिल्पकार भी शामिल थे। बता दें कि खास बात यह रही कि इन शिल्पकारों को निफ्ट के छात्र ऐसा सहयोग देते हैं जिनसे इनके उत्पाद केवल मार्केट में छा जाते हैं, बल्कि उनका दाम भी अच्छा मिलता है। दरअसल इन शिल्पकारों से उनके पारंपरिक उत्पादों की जानकारी लेकर उसमें बाजार की डिमांड के मुताबिक उसी के हिसाब से डिजाइन में तब्दील किया जाता है और ये छात्र तब्दीली करते हैं। और ये तब्दीली मौजूदा फैशन के मुताबिक होने के चलते इनके उत्पादों को हाथों हाथ खरीद लिया जाता है। इन्हें मार्केट उपलब्ध कराने के लिए ये छात्र शिल्पकारों को ऑनलाइन बिक्री की गुण भी सिखाते हैं। हमारे पास बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं इसकी। इसमें जैसे सीतापुर की दरी है, बहुत फेमस है, एक्सपोर्ट भी होती है। उसमें बहुत डाइवर्सिफिकेशन इनपुट्स दिए हैं बच्चों ने डिज़ाइन के माध्यम से, और दरी का प्रयोग सॉफ्ट फर्निशिंग में भी अब होने लगा है, कर्टेंस में होने लगा है, और उनके गारमेंट्स तक बच्चों ने बना के दिए हैं। तो ये इस तरह से प्रोडक्ट जब डाइवर्सिफाइड होता है तो उसकी मार्केट में एक यूनिक डिज़ाइन आने से उसकी एक स्वाभाविक रूप से उसको अट्रैक्शन बढ़ता है उसमें। ये रेजिन का बना हुआ है, तो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे लेदर डिज़ाइन, एसेसरी डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन हो गया और फैशन डिज़ाइन। तो जैसे ये मैंने प्रोडक्ट बनाए हैं, ये सब रेजिन के बने हैं, पूरे हैंडमेड है। और जैसे फर्नीचर्स भी बनते हैं जो मैंने डिपार्टमेंट लिया है, तो उसमें पूरा डेकोर का आता है, ज्वेलरी भी आती है। तो आप ये देख सकते हैं, सब मैंने बनाया हुआ है। बाल विकास योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को सरकार से मिलने वाले पुष्ट पोषाहार का वितरण सरकारी कागजों में ही होता नजर आ रहा है। दरअसल मामला है यूपी के शाहजहांपुर जनपद के विकासखंड मिर्जापुर क्षेत्र का, जहां पर एक गांव है छपूला, जिससे जुड़ा ये मामला है, जहां पोषाहार न मिलने की वजह से आक्रोशित महिलाओं ने पोषाहार वितरण करने वाले समूह और आंगनबाड़ी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। और इस आक्रोश को दिखाते हुए उन्होंने एसडीएम के साथ मिलकर कार्रवाई की मांग भी की है। आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की गई है। ये तमाम महिलाएं हैं जो तस्वीरों में नजर आ रही हैं, जिनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने योजना चलाई है, इन्हें उस आहार को ये ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आहार में लेकर एक भ्रष्टाचार का यहाँ एक तरीके से मामला उजागर किया जाने की कोशिश की गई है, जहां पोषाहार से वंचित हैं ये महिलाएं, जिसके कारण ये आक्रोश है जो ये जता रही हैं। और इसी दौरान उप जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये तमाम महिलाएं एकजुट होकर कार्यालय पहुंची, जहां इन्होंने पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग जताई है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से सरकार की योजनाएं हैं वो इन तक पहुंच नहीं पा रही। सरकार की जो योजना चलाई जा रही थी पोषाहार को लेकर, ये उससे अभी भी वंचित है।
हालांकि कागजी कार्रवाई के दौरान पोषाहार की जो मात्रा है वो सही दिखाई जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर महिलाओं का यह आरोप है कि उन तक पोषाहार पहुंच नहीं पा रहा है। गर्भवती महिलाओं का यह मामला है जिन्हें पोषाहार देने के लिए सरकार ने योजना चलाई है, लेकिन ये कागजों में ही सिमट कर रह गई है और तमाम अधिकारी इस योजना पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। इसी बीच ये तमाम महिलाएं एकजुट होकर, परेशान होकर, पोषाहार से वंचित होकर डीएम के पास पहुंची हैं और ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। आपके गांव में जो गर्भवती महिलाओं के लिए जो पोषण आहार आता है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं 1 से 5 साल तक के लिए उनको जो कुपोषण सामग्री आती है, क्या आपके गांव में वो माह के माह बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? नहीं सर, नहीं बढ़ती है माह की। कौन है आपके यहाँ कार्यकर्त्री? रचना मैडम। तो आपने उनसे कहा? जी सर, कहा उनसे। उन्होंने ये कहा कि जो मतलब आपको शिकायत जो भी करनी है करिए, आप हमारा कुछ नहीं कर। तो वहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है। यूक्रेन में हालात बद से बदतर हो चले हैं और यूक्रेन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किसी का भी दिल पसीजते हैं। लेकिन यूक्रेन पर हमला करने से रूस बाज नहीं आ रहा, जबकि अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके बावजूद रूस रुकने को तैयार नहीं। पर आखिर रूस के पास ऐसे कौन से हथियार हैं कि अमेरिका जैसा बड़ा देश रूस से सीधी टक्कर लेने से कतरा रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन की मदद कर रहे पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सेना उतारने से कतरा रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाने के ऐलान किए, लेकिन उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में अमेरिका अपनी सेना नहीं उतारेगा। 30 देशों वाला समूह नाटो भी रूस को सीधे तौर पर हमले की धमकी नहीं दे रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी देश ने दखल देने की कोशिश की और उनके देश के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश की तो रूस की इस पर तुरंत प्रतिक्रिया होगी और ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं जो इतिहास में पहले कभी अनुभव नहीं किया गया होगा। रूस के पास ऐसे विनाशक हथियार है जिनसे नाटो और अमेरिका भी खौफ खाते। तो आइए जानते हैं रूस के 5 खतरनाक हथियारों के बारे में। यूक्रेन में तबाही मचाने वाले रूस के खिलाफ अमेरिका और नाटो उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और इसकी सबसे बड़ी वजह रूस के खतरनाक हथियार है और इन हथियारों में से रूस अपने किसी भी दुश्मन को तबाह कर सकता है और इन हथियारों की तैनाती करने से ही दुश्मन खौफ खाने लगते हैं। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है और वहीं साल 1961 में सोवियत संघ, जो आज का रूस है, उसने महाविनाशक हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था और वहीं अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था उससे ये हाइड्रोजन बम 3333 गुना अधिक शक्तिशाली था। और रूस के खतरनाक हथियार में से एक जार बम है। जार बम दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है और इसके फटते ही लाखों लोगों की मौत हो सकती है। इसके अलावा लोग स्किन और सांस से संबंधित बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। और वहीं दूसरा हथियार रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें बेहद खतरनाक है। रूस के मिग 31 लड़ाकू विमान में से इस हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल को लगाया गया। और वहीं बात की जाए रूस के तीसरे हथियार के बारे में तो रूस के पास 2S7 प्योन तोप है और ये कम दूरी का परमाणु हमला कर सकती है और इस तोप के जरिए 203 mm के परमाणु बम से हमला किया जा सकता है। और वहीं बात की जाए चौथे की तो रूस के पास बेलगोरोड परमाणु सबमरीन है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन भी कहा जाता है। और पोसाइडन टारपीडो से लैस ये सबमरीन रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकती है। और इनके अलावा रूस के पास T-14 अमाट टैंक है जो बेहद खतरनाक है और इसको रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है और ये टैंक बिना क्रू मेंबर्स के अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकती है और ये 1 मिनट में 10 से 12 राउंड फायरिंग भी कर सकती है। रूस के पास इतने खतरनाक हथियार है जिसकी वजह से अमेरिका और नाटो रूस से सीधा सीधा टकराव नहीं चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज।
तो वहीं यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से लगातार क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ने लगा है और माना यह जा रहा है कि जल्द ही अगर कीमतें नहीं घटी तो पेट्रोल और डीजल के दाम और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में अमेरिका के प्रतिबंधों से जूझ रहे रूस ने भारत को कम कीमतों पर क्रूड ऑयल देने का प्रस्ताव दिया। पर मौजूदा हालातों में तमाम प्रतिबंधों से घिरे रूस का प्रस्ताव भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा, समझते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर रूस के लगातार हमलों के जवाब में तमाम बड़े देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए। साथ ही साथ नाटो के खिलाफ रहे रूस पर सख्त रुख अपनाए जा रहे हैं। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है और ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहे रूस ने भारत को कम कीमतों पर क्रूड ऑयल देने का प्रस्ताव भी दिया और भारत भी इस डील को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहा है। तो वही माना ये भी जा रहा है कि रूस से सस्ता क्रूड ऑयल आने से देश में पेट्रोल डीजल के दाम और कम हो सकेंगे और साथ ही इससे इकोनॉमी को भी राहत का बूस्टर डोज मिलेगा। पर इससे पहले समझते हैं कि आखिर किन देशों से भारत अभी तेल का इम्पोर्ट करता है। ओपेक क्रूड ऑयल उत्पादक देशों का एक संगठन है और दुनिया भर में बेचे जाने वाले क्रूड ऑयल का 60% उत्पादन यही होता है। हालांकि रूस ओपेक देशों में शामिल नहीं है, लेकिन साल 2017 के बाद से ये ओपेक के साथ तेल उत्पादन की सीमा तय करने की दिशा में काम कर रहा है ताकि क्रूड ऑयल के दाम बेतहाशा नहीं बढ़े। देखा जाए तो दुनिया के क्रूड ऑयल का 12% उत्पादन रूस में, 12% सऊदी अरब में और 16 से 18% उत्पादन अमेरिका में होता है और भारत भी अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है और इसमें से 60% खाड़ी देशों से लेता है। और वहीं क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करने के लिए भारत सऊदी अरब और अमेरिका पर ज्यादा निर्भर है और भारत इसके अलावा इराक, ईरान, ओमान, कुवैत और रूस से भी तेल लेता है और कुछ स्पॉट मार्केट यानी खुले बाजार से भी खरीदता है और जबकि रूस से भारत सबसे कम यानी कि 2% क्रूड ऑयल ही तेल इंपोर्ट करता है, जिसके भविष्य में बढ़ने की पूरी संभावना है। और वहीं भारत क्रूड ऑयल और अन्य वस्तुओं को रूस से रियायती कीमतों पर लेने पर अब विचार कर रहा है। पर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारत रूस से और क्रूड ऑयल खरीद सकता है। तो आपको बता दें कि अमेरिका ने भी हाल में कहा है कि अगर भारत रूस से क्रूड ऑयल लेता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है और साथ ही इससे किसी प्रतिबंध का भी उल्लंघन नहीं होता है। तो हाँ, भारत रूस से तेल इंपोर्ट कर सकता है। गौरतलब है कि इसी बीच कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल ने भी रूस से सस्ती कीमतों पर 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल की खरीद की है और वहीं बताया जा रहा है कि एक ट्रेडर के माध्यम से ये सौदा 20 से $25 की छूट पर हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि रूस से तेल खरीदने पर केवल अमेरिका में प्रतिबंध लगे और भारत फिलहाल रूस से तेल खरीद तो सकता है, हालांकि पेमेंट में परेशानी आ सकती है। और वहीं कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि भारत और रूस रुपए और रूबल में कारोबार के बजाय बार्टर सिस्टम की तर्ज पर कारोबार कर सकते हैं, जैसे ईरान पर प्रतिबंध के दौरान भारत ने किया था। तो वहीं अगला बड़ा सवाल, आपको बता दें कि रूस से तेल खरीदने से क्या दाम में कमी आएगी। तो वहीं आपको बता दें कि ऐसे में जब क्रूड ऑयल के दाम में तेजी है तो और भारत अपने पारंपरिक निर्यातकों से कीमतों पे कुछ बार्गेन करने को कह सकता है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत तेल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, जहां 5.2 मिलियन बैरल तेल की खपत रोज होती है। और अगर रूस से भारत 1 लाख या 2 लाख बैरल तेल मंगवा भी लेता है तो इससे भारत में तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और वहीं विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अगर रूस वास्तव में भारत का मित्र है और वहाँ पर तेल इतना ही सस्ता है तो भारत को वहाँ तेल और गैस के जो भंडार में उनमें हिस्सेदारी खरीदनी चाहिए। और अगर रूस सस्ते तेल की पेशकश कर रहा है तो उसे हमें हिस्सेदारी देने में परहेज नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमने वहां पहले ही $16 अरब के तेल के कुएं खरीद रखे और इस तेल को हम वहीं बेच देते हैं, क्योंकि इस समय रूस के तेल के दामों में 40% तक की कमी आ चुकी है और ऐसे में वहां तेल और गैस के भंडारों में हिस्सेदारी खरीदना सस्ता पड़ेगा और साथ ही ये हमारी जरूरतों को लंबे समय के लिए पूरा करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दामों में हमें कमी देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही अगर रूस और यूक्रेन के बीच कोई समझौता हो जाता है तो कीमतों में और कमी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज।
और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।